नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। तो हिंदी वर्णमाला को, वर्ण और वर्णमाला को कल जान लिए इसके पहले वाले वीडियो में। आज जानेंगे वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे। तो सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद चलिए वीडियो को देखते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण में कल एक देख लिए थे, जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कल देखे थे। मतलब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे जो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर, क्योंकि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उसके आगे से आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो भी विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख लें। इसके बाद ये देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो चलो, पहला तो हो गया है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर बता चुके हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है, इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे मात्रा और उच्चारण, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इसमें बात नहीं करेंगे, इसके आगे से बात करेंगे। तो इसके आगे से चलो देखो, दूसरा मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर मुख द्वार खुलने के आधार पर मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर इसका वर्गीकरण देख लीजिए कैसे बांटते हैं वर्णों को। तो पहले लिखिए विवृत। विवृत को ओपन भी कहते हैं। ओपन, ठीक है। विवृत में क्या होता है देखिए, विवृत में होता है उच्चारण में मुख द्वार, उच्चारण में मुख द्वार, इसमें क्या होता है, पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, ठीक है। विवृत में उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, तो कौन सा वर्ण विवृत में आएगा? आ।
आ वर्ण आ जाएगा, आ स्वर। ये विपरीत है, क्योंकि विपरीत का मतलब होता है ओपन। ओपन मतलब उच्चारण करते समय मुख पूरा खुले। तो आ जब बोलते हैं, आ बोलने में मुख पूरा खुलता है, तो आ हो गया विपरीत। इसके बाद इसके बाद अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत को क्या कहेंगे? हाफ इसको क्या कहेंगे? हाफ ओपन। अर्ध विपरीत का मतलब हुआ हाफ ओपन, मतलब आधा खुलता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। अर्ध विपरीत में उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? आ नहीं, ठीक है, 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 ऐ, औ और ओ। जब जो ऊपर ये लगाते हैं चंद्रकमा लगाकर लिखा जाता है, तो ये जो वर्ण हैं क्या हैं? अर्ध विपरीत वर्ण हैं। इसके बाद समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज। समृत का मतलब क्या होता है? क्लोज। तो इसमें क्या होता है? इसमें उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। इसमें उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। कहने का मतलब बहुत ही कम खुलता है। इसमें उच्चारण करते समय लगभग बंद रहता है। तो कौन कौन से वर्ण बोलने में मुख द्वार बंद रहता है लगभग? ई, ऊ, ठीक है, ई और ऊ, इन वर्णों को बोलने में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, बहुत थोड़ा सा खुलता है, तो न के बराबर खुलता है, तो बंद लगभग रहता है। ई, ऊ ये वर्ण बोलेंगे तो बहुत कम खुलता है, कहने का मतलब बंद रहता है, लगभग बंद ही रहता है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर वर्गीकरण समझे होंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है? ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति
के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा अवृतमुखी। क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा अवृतमुखी। तो इसमें उच्चारण में ओठ इसमें क्या होता है? अवृतमुखी। वृत्त माने गोला। वृत्त का मतलब गोला और मुखी मतलब मुख से मुखी बनाए। तो अवृत्त जो वृत्त ना हो, जो गोला ना हो। उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता, गोलाकार नहीं होता। इसमें उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। किसमें? अवृतमुखी में। अवृतमुखी का मतलब वृत्त का मतलब वृत्त, मतलब नहीं होता, नहीं। मुखी मतलब मुख, ठीक है। इसमें मुख गोलाकार नहीं होता है। तो किन वर्णों को बोलने में मुख गोलाकार नहीं होगा? अ, आ, ई, ए, ऐ। कौन कौन से वर्ण? अ, आ, ई, उ, कौन कौन से वर्ण? अ, आ, ई, उ नहीं आएगा। उ तो वृत्तमुखी है, ठीक है। उ को बोलने के लिए ओठ गोलाकार हो रहा है। उ का मतलब गोल हो जा रहा है उ बोलने में, ठीक है। वृत्तमुखी है। अ, आ, ई और ए, ऐ, इन वर्णों को बोलने में ओठ गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। कोई भी इनमें से वर्ण बोलेंगे तो ओठ गोलाकार नहीं होगा। अ, आ, ई, ए, ऐ ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है। और अगला दूसरा देखिए इसका, ये तो अवृतमुखी हो गया। अब वृत्तमुखी को देख लीजिए। वृत्तमुखी में क्या होता है? अवृतमुखी का मतलब जिसमें गोलाकार ना हो, और वृत्तमुखी का मतलब जिसमें ओठ गोलाकार हो। वृत्तमुखी का मतलब क्या हुआ? जिसमें ओठ गोलाकार हो। तो लिख लीजिए, उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें ओठ गोलाकार होता है और इसमें गोलाकार नहीं होता, ठीक है। वृत्तमुखी में वृत्त होता है, होता है, ओठ गोलाकार होता है। तो किस वर्णों को बोलने में ओठ गोलाकार होगा? देखिए, उ को बोलने में होगा, छोटा उ बड़ा उ। ओ को बोलने में होगा गोलाकार ओ। और एक अलिफ के ऊपर जो चंद्रकामा लगता है, इसको भी ओ पढ़ा जाता है, ओ, ठीक है। तो उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ को भी बोलने में लगभग, औ को भी बोलने में वृत्त मतलब ओठ गोलाकार लगभग होता है। तो इसको भी इसी में लिखेंगे, ठीक है। अवृतमुखी और वृत्तमुखी वर्णों को भी आप लोग जाने होंगे, मतलब स्वरों को जाने होंगे। तो इसके आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं। अगला क्या है? हवा। हवा नाक, हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। क्या है इसमें? हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं। क्या है? नुनासिक अथवा मौखिक। नासिक या मौखिक भी कह सकते हैं। क्या है? निर्नुनासिक या मौखिक। तो इसमें क्या होता है? इन स्वरों को बोलने में, तो लिख लीजिए, उच्चारण में, कहने उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। मुंह से निकलती है। निर्नुनासिक या मौखिक निर्नुनासिक या मौखिक स्वरों को बोलने में, जब निर्नुनासिक या अथवा मौखिक स्वरों को जब बोलते हैं तो इसमें हवा जो होती है सिर्फ मुंह से निकलती है, मतलब वर्ण मुंह से निकलते हैं, नाक का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसे देखिए, अ, आ, ई, ठीक है, आदि वर्ण मान लीजिए, और सभी वर्ण होंगे। कहने का मतलब जिस स्वर को बोलने के लिए सिर्फ मुंह से बोला जाता है, कहने का मतलब हवा मुंह से निकले, नाक से न निकले, हवा नाक से न निकले, नाक का सहारा न लेना पड़े, तो इसको मौखिक कहते हैं या निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें यही सब आएंगे वर्ण, मतलब स्वर यही आएंगे, अ, आ, ई, ऊ, सभी स्वर आ जाएंगे। मतलब अनुनासिक को देख लीजिए, निर्नुनासिक समझ गए। अब अनुनासिक देखिए, अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में, चलो उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, नाक से भी निकलती है। अनुनासिक स्वरों को जब बोलते हैं तो मुख से हवा निकलती है, साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है उसके साथ में ही। तो देखिए, जैसे
जैसे कहने का मतलब ऊपर जब चंद्रकामा बिंदी लगा देते हैं तो कोई भी वर्ण हो अनुनासिक हो जाता है, चंद्रकामा लगा देंगे। ठीक है, जैसे अ के ऊपर चंद्रकामा लगाएंगे तो मतलब बोलने में मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकल रही है। और अ के ऊपर चंद्रकामा लगाएंगे तो आ हो गया। तो आ बोलने में भी मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकल रही है। और ई के ऊपर चंद्रकामा लगा देंगे तो ई जैसे देखिए ई बोल रहे हैं तो मुख के साथ साथ नाक से भी हवा निकल रही है। ऐसे बोलते हुए जब नाक पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि नाक से निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो निरनुनासिक या मौखिक और अनुनासिक स्वरों को भी समझ गए होंगे आप लोग। तो एक चीज़ और देख लेते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो घोष क्या होता है? घोषत्व कहने का मतलब घोष क्या होता है? घोष होता है जब कोई भी स्वर बोल रहे हैं तो जब स्वर को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो इसी को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। इसी को घोष के नाम से जानते हैं। तो घोष सभी स्वर वर्ण घोष होते हैं। घोष या सघोष, ठीक है, कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही हुआ। सभी स्वर वर्ण घोष अथवा सघोष होते हैं। सभी स्वर घोष अथवा सघोष होते हैं। घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो घोषत्व के आधार पर भी समझ गए होंगे आप लोग। कहने का मतलब सभी स्वर जो भी स्वर हैं सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। और व्यंजन में भी घोष होते हैं, लेकिन व्यंजन में सभी वर्ण घोष नहीं होते हैं। उसमें कुछ अघोष होते हैं और कुछ सघोष होते हैं। तो व्यंजन पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये स्वर था, स्वरों का वर्गीकरण खत्म हुआ। इसके बाद अब व्यंजन देखते हैं।